सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर एक बहुत सुनहरा, एक बहुत ग्लोरियस, एक बहुत अच्छा दिन जिसे हम भारतवासी अपने गुरु के वंदना में या गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर वो दिन होता है जब एक स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा दिन होता है, जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ कहना चाहता है, उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता है। ये इस पावन दिन के उपलक्ष्य में जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस शिक्षक दिवस के शुभ मौके पे आज की हमारी क्लास 10th साइंस विज्ञान में केमिस्ट्री और चौथा लेसन कार्बन और उसके यौगिक। कल हमने डिस्कस किया था IUPAC, उसके बाद एथिल अल्कोहल और लास्ट में एसिटिक अम्ल। आज हमारा डिस्कशन होगा किस पे? आज हमारा डिस्कशन होगा किस पे? बहुत ध्यान से देखिएगा। साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक, आज हमारा डिस्कशन है साबुन और अपमार्जक। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेल और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या तनु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, पहले इसका रासायनिक रूप देख लेते हैं हम बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इसका रासायनिक रूप देखते हैं। देखिए, CS2O CO C17S35, फिर CH, फिर O CO C17S35, फिर CS2O CO C17S35। स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरेट है ये, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड इस CS2 के साथ जुड़ जाएगा और Na इसके साथ जुड़ेगा। तो कंडीशन क्या आ रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। CH2OH, CHOH, फिर CS2OH प्लस C17S35 COONA, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन है कौन सा? कपड़े वाला। ये साबुन है कौन सा? कपड़े वाला। कपड़ा जो धुलते हैं उसका जो साबुन का सूत्र होगा वो C17S35 COONA, वो कपड़े धुलने वाला साबुन कहलाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। OH 1 2 3 3 आ जाता है। C17S35 3 बार आया बेटा, इसके आगे 3 लगा लो। तो इस तरह से हमने सोडियम स्टीयरेट नहाने वाले कपड़ा धोने वाले साबुन के सूत्र को प्राप्त किया। और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल। तो ये कंडीशन आ रही है, CH2OH, CHOH और CS2OH। अब अगर आपसे कहा जाए कि नहाने वाले साबुन का सूत्र क्या होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, सोडियम की जगह हम क्या करेंगे? अब देखिए, हम सोडियम की जगह क्या करेंगे? अब हम सोडियम की जगह क्या करेंगे? अब हम सोडियम की जगह क्या करेंगे? चलिए, अब हम यहां पे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर ले सोडियम की जगह, और यहाँ पर देखिए
फिर जो सोडियम यहां लिखा है वो क्या होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ गया, पोटेशियम। उसकी जगह क्या आ गया, पोटेशियम। अब देखो क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। Actually, you know what's all of my eyes and that folk all the state over it. चलो बहुत ध्यान से देखना, जो यहां आपके कौन सा स्टीरेट हो गया, पोटेशियम स्टीरेट। आप कौन सा स्टीरेट हुआ, पोटेशियम स्टीरेट। और यहां कौन सा होगा, नहाने वाला साबुन। अब किस में बदल गया, ये नहाने वाले साबुन में बदल गया। अर्थात अगर हम स्टीयरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये पोटेशियम स्टीरेट या नहाने वाले साबुन में क्या करता है, परिवर्तित होने का कार्य करता है। आगे देखिए, अगर चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। तेल और वसा के क्षारीय जल अपघटन से साबुन प्राप्त होने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन प्राप्त होने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये साबुनीकरण है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, लिख लोगे आराम से। तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से प्राप्त साबुन प्राप्त होने की क्रिया साबुनीकरण। अभी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया है। तेल और वसा एस्टर होते हैं, जो यहां आपने देखा उसमें COO पाया गया, COO दैट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, एस्टर। अन्य एस्टरों के क्षारीय जल अपघटन की क्रिया भी साबुनीकरण कहलाती है। किसी भी एस्टर के जल अपघटन की जो क्षारीय अपघटन की प्रक्रिया होगी वही आपके एस्टर कहलाते हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगली कंडीशन क्या है, साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मृदु साबुन है, दूसरा कठोर साबुन है। अब मृदु साबुन पोटेशियम साबुन सोडियम साबुनों की तुलना में प्रायः मुलायम होते हैं तथा मृदु साबुन कहलाते हैं। तो जो पोटेशियम के साबुन होते हैं वो मृदु साबुन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ या जल के साथ आसानी से क्या करते हैं, झाग देने का कार्य करते हैं। अपेक्षाकृत किसके, सोडियम साबुन पोटेशियम साबुनों की तुलना में प्रायः कठोर होते हैं तथा कठोर साबुन कहलाते हैं। एक हमने रख दिया कपड़े धोने वाला साबुन और एक रख लिया हमने नहाने वाला। कपड़े धोने वाला घड़ी और नहाने वाला लाइफ बॉय, दोनों को अगर अपने शरीर से आप रगड़े और बराबर पानी डालते रहें तो देखिए जो नहाने वाला साबुन होगा वो ज़्यादा झाग देगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, मुलायम है। और हमारी स्किन जो होती है वो मुलायम होती है और उस पर वो ज़्यादा देर तक क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में झाग उत्पन्न करने का कार्य करता है। और तो दूसरा साबुन होता है कपड़े वाला घड़ी, उसको अगर कहीं रगड़ा जाए तो पानी की ज़्यादा मात्रा देनी होगी और झाग की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। ये कंडीशन है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डिटर्जेंट। अब आपने स्नान करते समय अनुभव किया है झाग मुश्किल से बन रहा होता है तथा जल से शरीर धो लेने के बाद कुछ अघुलनशील पदार्थ शरीर पर जमा रह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन में कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। उससे आप बचना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, अपमार्जक, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, डिटर्जेंट, जिसको आप इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हो। और डिटर्जेंट कठोर जल और मृदु जल दोनों से क्या करता है, अभिक्रिया करने का कार्य करता है। तो ये डिटर्जेंट होता है। वैसे भी कपड़ों को साफ करने के लिए हम एक निरमा यूज करते हैं जो पाउडर नुमा होता है, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। और दूसरा कपड़े का साबुन होता है जिसका फॉर्मूला अभी को लिखवाया गया C17 या 35 COONA। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा यहां तक। That is it came back. I must. Where did it out? अगला है आपका मिसल। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। C17 या 35 COONA, ये साबुन का सपोज दैट फॉर्मूला है।
C17H35 क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। COO क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिल, एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक नहीं, एस्टर। COO आपका एस्टर कहलाएगा। और सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। दो क्रिया होगी, अगर इसमें देखा जाए ये माइनस में और ये प्लस में टूटेगा, और ये हाइड्रोकार्बन है जो सहसंयोजक बंध बनाने का कार्य करता है, जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। एक सिरा आपका ये हो गया, एक सिरा आपका ये हो गया। जल में मिले एक सिरे को जलरागी कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन में मिले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। एक जल विरागी होगा और एक आपका क्या होगा? जल रागी, जो आयनन करने का कार्य करेगा, यह जल रागी हो जाएगा। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। इसका जो आयनिक सिरा होगा वो ये आयनिक सिरा जो क्या करेगा? जल के अंदर स्थित होने का कार्य करता है। जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ, ये आपकी जो पूंछ बन रही है इसी को पूंछ बोलते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर जल के बाहर रहता है। ये क्या करेगा? पानी के बाहर पाया जाएगा, और ये सबके सब जो आपके प्लस आयन देख रहे हो, सोडियम आयन, ये जल के अंदर जाएगा। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके कारण हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। मतलब जल के अंदर क्या पाया जाएगा? जो आयनाइजेशन होगा, और आयनाइजेशन किसका हो रहा है? इस भाग का, COO माइनस और Na प्लस। COO को एस्टर बोलते हैं और Na को क्या बोलेंगे? सोडियम प्लस धातु बोलेंगे, या सोडियम धातु। तो ये जल के अंदर होगा और हाइड्रोकार्बन वाला सिरा क्या करेगा? बाहर रहता है। इस प्रकार दोनों सिरे एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? मिसेल। और ये मिसेल का पूरा निर्माण है। नोट कर लीजिए। चलिए, यहां तक आपका सिलेबस था, यहां तक आपका सिलेबस था। आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक केमिस्ट्री क्लास 10 की पूरी फिनिश हो गई है। आप आराम से स्टडी करिएगा, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना कहीं पे कोई आपको रुकावट उत्पन्न होगी। चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ मूव करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एथेन। एथेन का सूत्र क्या है? C2H6, और क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या होगा? से 3 हाइड्रोजन, इससे फिर इस C से 3 हाइड्रोजन। क्लियर? क्या कह रहा है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 6 सहसंयोजक बंध, पहले देख लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 सहसंयोजक बंध आपने अभी काउंट किया, नॉट राइट। 7, दैट्स करेक्ट ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें 7 सहसंयोजक बंध पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा रहे हैं आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि क्यों पाया जा रहा है वो भी बता देते हैं। जितने हाइड्रोजन उतने एकल सहसंयोजक बंध, और जितने कार्बन उतने +1, जितने कार्बन उतने +1, तो 2 कार्बन के बीच ये 1 हो गया, और जो 6 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वो 6 हो गए। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए कार्बन के लिए नहीं जोड़ेंगे, फिर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही सहसंयोजक बंध पाए जाएंगे। अगर 1 से अधिक है तो जितना कार्बन होगा उसी के अमाउंट में हम क्या करेंगे? सहसंयोजक बंधों की संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरह से 6 हाइड्रोजन और कार्बन 2, तो 6 हाइड्रोजन 6 बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 कार्बन जो आपका 1 से ज्यादा हो रहा है वो 1 बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइट आंसर 7 सहसंयोजक बंध। दूसरा ब्यूटेनान, चतुर कार्बन यौगिक। चलो इसका पहले वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4,
फिर दूसरे का देख लो, 1 2 3 4 5 6। फिर अगला देख लो, and I say all the thing. एक 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 एक। इस ऑक्सीजन का ले लो, 2 2 एंड 2। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। ये 1 1 2 बनाएगा, ये भी 1 1 2 बनाएगा, ये भी 1 1 2 बनाएगा, और ये भी क्या करेगा, 1 1 2 बनाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। I think I said on the cigar. इसको हमने यहाँ लिख दिया, 6 2 8। चलो बहुत ध्यान से देखो, इसके पास 4 हैं, 5 6 7 और 8 कर लिया। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर लो, 4 5 4 4 8। अब यहाँ देख लो, 6 2 8 हो गया, बॉन्ड बन गया आराम से। अब इसका अगर हम बॉन्ड दिखाएं, प्यारे बच्चों, अगर इसका बॉन्ड दिखाएं, What? That's fine. चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका बॉन्ड अगर दिखाएं, सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की डबल बॉन्ड। नोट कर लीजिएगा, इथेनोइक अम्ल। आगे देखें अगर, बहुत ध्यान से, प्रोपे H2S H2S, हाइड्रोजन यस और एच, यस 16 2 8 6, लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। बॉन्ड अगर बनाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे अगर देखें हम 1 एंड 2, फिर बॉन्ड बना लो। क्या करेंगे, 1 1 2, 1 एंड 1 2 एंड 6 2। ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हो, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, नोट कर लो फटाफट, कुछ है नहीं यहाँ पे जो आप ना कर पाओ। तीसरा अगर देखें, प्रोपेनोन, फॉर्मूला क्या है, CS3 COCS3। थर्ड है हमारा C, प्रोपेनोन। चलो बॉन्ड बनाओ, C H H H CO C H H और H। चलो हम फटाफट करें, अगर सबसे पहले यही ले लो, नहीं ये नहीं होगा, ये ले लो, 1 2 3 एंड 4। आगे बढ़े, 1 2 3 एंड 4। चलो आगे बढ़े, अगर 1 2 3 एंड 4। नहीं, एक सेकंड, ये नहीं बनेगा। चलो इसके बाद अगर देखा जाए, 1 2 3, इसके बाद अगर देखा जाए, वहाँ हो गया, यहाँ ले लो, 2 2 2। इसके बाद अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 बन गया सारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड बनाएंगे हम, बहुत आराम से देखिएगा। अब अगर बॉन्ड बनाए हम, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, फिर यहाँ पे भी 1 1 2 1 1 2 और 1 1 2। फिर दूसरा अगर बनाए हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, 6 2 8, फिर यहाँ देख लो, 4 4
8, फिर बहुत ध्यान से देख लो, इसके पास भी 4 4 8, बहुत ध्यान से देख लो। फिर अगर आगे बढ़े, यहां पर भी सेम कंडीशन है प्यारे बच्चों, 4 4 8 हो गया आपका। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर था। अच्छा लग रहा होगा। जितने कलर यहाँ पे दिए गए सारे कलर्स का मैंने यूज किया है, आपको देखने में भी सुंदर लग रहा हो। अगर बॉन्ड बना इसका तब बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंगल बॉन्ड इससे दिखा देते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड इससे दिखाते हैं। एक डबल बॉन्ड है बेटा, ये थोड़ा सा इधर हो गया है। एक डबल बॉन्ड आपका, हाँ, एक डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्ड को किसी और से दिखा दो। क्लियर? नोट कर लेंगे फटाफट। जितने कलर्स यहाँ पे दिए गए थे सारे यूज किए गए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से आपको दिख रहे होंगे। एक बचा हुआ है F2, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे चलें। अगर F2 कितना F है? 2। इलेक्ट्रॉन दिखा दो दोनों का। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका भी दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 1 8, इसे से बना दो, पानी खत्म हो जाएगा। सेम कंडीशन। एफ सिंगल बॉन्ड, बहुत लंबा नहीं था इसलिए ज्यादा कलर्स यूज नहीं हुए। नोट कर लीजिएगा, लास्ट था ये। चारों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी जो ये बिंदु हम दिखा रहे हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? बिंदु संरचना। और किसकी बिंदु? इलेक्ट्रॉन्स के। ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे बढ़े। आप सभी मफाल नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मजेदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए, पहला क्या है? C2 या 6? C2 या 6 का IUPAC नाम। कार्बन स्ट्रक्चर बना लो, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स नॉट मैटर कुछ ऐसा किया जाए। आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच क्या है? एकल बंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड आ रहा है या इस सिंगल बंध बन रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? एल्केन को। ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको? एल्केन को। और जब ये एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्केन 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? C2 और लास्ट में एन आ रहा है, तो एन को अगर एथेन से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एथेन। अब हमें चूज ये करना है कि एथेन हमारे पास है कहां। पहला मेथेन है, रॉन्ग है। दूसरा एथाइन लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है। और तीसरा एथेन राइट, हमारा बी ही हमारा राइट आंसर है, और ये भी रॉन्ग है। चलो सबके अगर फॉर्मूले हम देख लें। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4। एथाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। और एथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। अब आप खुद मैच कर लो, खुद मैच कर लो, राइट कौन सा होगा। हमारा फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है? क्या CH4 से मैच कर रहा है? नो। क्या C2H2 से मैच कर रहा है? नो। क्या C2H4 से मैच कर रहा है? नो। तो मैच किससे कर रहा है? C2H6 से। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? एथेन। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, पहले तो फॉर्मूला लिख लो। CH3 CH2OH। अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है या समूह पाया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में लिखा जाए तो वहां पे अल्कोहल लिखते हैं। अब इसका IUPAC क्या होगा?
जब ये इसका आईपीएससी लिखेंगे तो इसके लास्ट में आल जुड़ता है, इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, ऑल। और कार्बन यहां पे कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, एथेन। 2 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, एथेन। और एथेन में अगर ऑल को हम जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल। आराम से अब यही देखना है हमें, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल। चारों ऑप्शन में जहां भी है दैट इज करेक्ट, पहला ही आपका करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है। दूसरा क्या दिया हुआ है, मेथेनॉल, इसका कोई यूज ही नहीं है, एथिल अल्कोहल ही। अब मेथेनॉल किसका आईपीएससी नाम होगा, मेथिल अल्कोहल का। मेथेनॉल किसका आईपीएससी नाम होगा, मेथिल अल्कोहल का। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल, ये आईपीएससी नाम है ही नहीं, ये साधारण नाम है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और चौथा एथेनोइक, ये है, लेकिन इसी का साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। देखो डी जो ऑप्शन है उसका जो साधारण नाम है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का ही आईपीएससी नाम कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। तो दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, चल रही है। हमें फोकस एथिल अल्कोहल पे करना है, इसके लिए पहला राइट आंसर है एथेनॉल, जिसे हमने यहां पे क्या किया है, प्रूव करने का भी कार्य किया है। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। CH3CO CH2CH3 का आईयूपीएससी नाम, चलो मैं एक बार यहां फिर से लिखता हूं, CH3CO CH2CH3। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1, सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। बहुत ध्यान से देखना, ये किस नंबर पे है, 2 पे। कार्बन कितना है, 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन। और लास्ट में क्या लिखेंगे, ओन या ऑन, दोनों सही है। ऑन भी लिख सकते हो, ओन भी लिख सकते हो। तो अगर इसको जोड़ दे हम, सीओ के लिए ऑन या ओन दोनों सही है बेटा, घबराना मत। कहीं आपको अगर मिल जाए ओन लिखा हुआ है कि सर आप तो ऑन पढ़ा रहे हैं, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है पहले वो देख लो, ONE। अब ONE को आप ओन भी पढ़ सकते हो, ऑन भी पढ़ सकते हो, वन भी पढ़ सकते हो, तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप ओन पढ़ो चाहे ऑन पढ़ो, चीजें वही निकल करके आ रही हैं। तो 2 ब्यूटेनॉन या नोन दोनों सही है, घबराइएगा मत। अब देखो राइट आंसर हमें कहां मिल रहा है, 2 ब्यूटेनॉन या 2 ब्यूटेनॉन। पहला 3 नॉट करेक्ट, दूसरा ये हमारा सही है। तीसरे को भी देख लेते हैं, 1 तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा क्रियात्मक समूह है, कार्बोनिल समूह या कीटोन, वो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी है, जो दोनों हाथ है इसके, वो क्या है, खाली है। इसलिए ये जब भी जुड़ेगा मध्य में जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन कभी भी किनारे नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी और बाकी है। अगर हमने इसको किनारे से इस तरह जोड़ दिया तो ऊपर नीचे कार्बन खाली होगा, फिर भी ये कहां आ गया, बीच में आ गया। तो इसलिए ये हमेशा मध्य में ही जुड़ने का काम करता है, जिस समूह को हम क्या कहते हैं, कीटोन। जिस समूह को हम क्या कहते हैं, कीटोन। इसलिए 1 ब्यूटेनॉन कभी नहीं होगा। और चौथा जो लिखा हुआ है मेथिल प्रोपेनॉन, इसके लिए अगर देखना चाहते हैं तो इसका क्या होगा, CH3COCH3। इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, क्योंकि मेथिल का मतलब यहां से हमें एक कार्बन को क्या करना होगा, हटाना होगा, फिर हमें कुछ और जोड़ना होगा। तो ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा, अर्थात कभी भी ये स्ट्रक्चर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, 2 ब्यूटेनॉल। नोट कर लीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। चौथा, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह। पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, आराम से वही से पता चल जाएगा। मिल गया हमें क्या, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH।
अब COOH ही यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रियात्मक समूह के रूप में कहला रहा है, क्योंकि अगर खाली CH3 की बात करेंगे तो CH3 को मेथिल कहते हैं और CH3 रिपीटेड फॉर्म में होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर यहां पे देखा जाए क्या पहला COOH आ रहा है, नो। इसको क्या पढ़ते हैं वो भी सीखते चलो, कीटोन। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कीटोन। बी OH, OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल। सी क्या है हमारा, राइट आंसर है, सी हमारा राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि COOH आप यहां पे देख रहे हो और यही COOH यहां पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये होगा कि CHO को क्या पढ़ेंगे तब, एल्डिहाइड। CHO को क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। ये हमारा कंडीशन हो जाता है, CHO को हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह, दैट इज करेक्ट, COOH। नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। अगर पांचवा क्वेश्चन आज का बहुत बेहतरीन, बिना घबराए हुए, एथिल अल्कोहल, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, C2H5OH। C2H5OH का IUPAC नाम CH3 CH2OH, IUPAC नाम पूछा है। अभी इसके पहले मैंने पढ़ाया था, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेन, OH के लिए क्या जोड़ेंगे, आल, दैट्स करेक्ट फॉर्म, एथेनॉल, एथेनॉल। देखो कहां आ रहा है, IUPAC नाम पूछ रहा है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये लिखा हुआ है, दैट्स नॉट करेक्ट। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, हाइड्रोक्सी एथेन, एथेनॉल। सी ऑप्शन सही है, सी ही हमारा मैच कर रहा है इससे। सी अगर इससे मैच कर रहा है तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एथेनॉल। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान को भरे। बहुत ध्यान से देखिएगा, खाली स्थान को भरे। साइंस में ये क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, आप सोशल पढ़ते होंगे वहां पे ये क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है कि खाली स्थान भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या टेबल को क्रॉस करिए, जोड़े मिलाइए। ए दिया होता है, बी दिया होता है, फिर से कोई राजा महाराजा का नाम लिख देता है और फिर उनके शताब्दी वर्ष को पूछता है या भारत कब आज़ाद हुआ उसका सन दे देता है। तो ये क्वेश्चन जो मिलते हैं ये ज़्यादातर हमें सोशल वगैरह में या हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा मिलते हैं। हमारे साइंस में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बहुत कम बनाए हुए, बहुत कम, रेयर केस, मुझे तो मिलता ही नहीं जल्दी, जबकि मैं सोचता हूँ ऐसे क्वेश्चन मुझे मिले। चलिए पहली बार मिला है तो इसको देख लेते हैं। खाली स्थान को भरे, SCHO क्या कह रहा है, IUPAC नाम और उपस्थित क्रियात्मक समूह, 2 चीजें लिखना है हमें, IUPAC नाम लिखना है और क्रियात्मक समूह लिखना है। तो यह CHO में क्या आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है, 1 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ। CHO के लिए क्या जोड़ेंगे, अल, CHO के लिए अल जोड़ते हैं तो कंडीशन क्या आ गई, मेथेनल। ये पूरा ले लेते हैं, मेथेन हो जाएगा, मेथेनल लिख लीजिए इसका, IUPAC नाम मेथेनल। और क्या पूछा है, क्रियात्मक समूह। तो CHO कौन सा क्रियात्मक समूह है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है या बताता है, तो यहां पे क्या हो गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। चलो, मतलब ये सूत्र है, ये इसका IUPAC नाम है और ये क्रियात्मक समूह। इसी पर अगर फोकस करें और दूसरा देखें, एथेनॉल या इथेनॉल, तो इसका सूत्र क्या होगा, CH3 CH2OH। और इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा प्यारे बच्चों, एल्कोहल। इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, एल्कोहल। तो ये कंडीशन आती है और यहां पे हम इस तरह से इसको खाली स्थान को पूरा फिल करने का काम करते हैं। नोट कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा।
चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए, आराम से करेंगे। एथीन, इथीन लिखाओ चाहे एथीन लिखाओ, दोनों सही है। एथीन का फॉर्मूला क्या है? C2H2 4 होगा, सॉरी, एथीन डबल बॉन्ड है तो C2H4। इसकी संरचना जब बनाएंगे, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल, हाइड्रोजन सिंगल। दूसरा क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन कितना आ रहा है? 3। प्रोपेन में कार्बन कितना आ रहा है? 3। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 8। क्योंकि प्रोपेन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एल्कीन को, और एल्कीन का सिंपल सा फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2। इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। चलो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। C बॉन्ड बनाए, किससे बनाए? चलो बॉन्ड बनाते हैं। सारा बॉन्ड हम इसी कलर को यूज करके बना देते हैं। अब हमें हाइड्रोजन जोड़ना है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दैट्स क्लियर, सिंपल वे में। क्लोरोब्यूटेन, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4। और एल्केन के टर्म में अगर लेके चले, 4 दूना 8, 2 10, H4। लेकिन क्लोरो भी ब्यूटेन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहां से हम कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? H9 और Cl। चलो इसकी संरचना बनाए अगर, तब बहुत ध्यान से देखना। कार्बन कितने हैं? 4। चलो एक क्लोरीन है, क्लोरीन को ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं? बॉन्ड बना लो इसी से। हाइड्रोजन लिखेंगे अब हम फटाफट, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सॉरी, फिनिश। नोट कर लीजिएगा तीनों के तीनों। मुझे सब्जी वही वैसा हो यार। चलिए आगे चलते हैं। सिरका क्या होता है? क्लियर? सिरका पहला देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल के 5 से 10% बिलियन को सिरका कहते हैं। 5 से 10% बिलियन को सिरका कहते हैं। राइट आंसर। बहुत आराम से बेटा, आप सबने खाया होगा, जब भी हम दाल रोटी खाते रहते हैं या रोटी सब्जी खाते रहते हैं और सब्जी ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है तो उसमें सिरके को मिला देते हैं। और सिरका किससे बना होता है? एसिटिक अम्ल से। तो एसिटिक अम्ल के 5 से 10% बिलियन को सिरका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कार्बन एक रासायनिक समीकरण लिखकर वर्णन कीजिए क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलो रख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस एथेनोइक या नाइक अम्ल, फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। CH3COOH। कंडीशन क्या आ रही है वो देखो। जैसे ही ऐसी अभिक्रिया कराते हैं तुरंत एक गैस निकलेगी। गैस कौन सी होगी? इस कार्बोनेट से गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से जब भी गैस निकलती है तो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या बचा यहां पे? CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस क्या बचा? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां पे बचा हुआ है। दोनों हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगे, क्या बन जाएगा? H2O। दोनों हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगे, क्या बन जाएगा? H2O। तो इसका निचोड़ क्या है? अभिक्रिया करने पे
कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? मुक्त होती है। कब? जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं। तो ये कंडीशन है, नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास कल के लिए। थैंक यू सो मच।